हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी के लेक्चर्स 10 से 15 वीडियोस के होंगे, जहाँ पर हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपके सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एनडीए और अन्य स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम जाया किए हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, अर्थ के फॉर्मेशन में यूपीएससी मेनली आपसे 3 थ्योरीज के बारे में जहाँ से क्वेश्चन उठाता है। पहला है नेबुलर हाइपोथेसिस, सेकंड रिवाइव्ड नेबुलर और थर्ड है बिग बैंग थ्योरी। नेबुलर को इमैनुअल कांट ने प्रपोज किया था, जो कि 1796 में उन्होंने इसको प्रपोज करने की कोशिश करी थी। नेबुलर हाइपोथेसिस को इमैनुअल कांट ने प्रपोज किया था, जो कि लेटर री एग्जामिन करी गई 1796 में पियरे साइमन लैप्लेस के द्वारा। इस हाइपोथेसिस का कहना है कि जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। तो नेबुलर क्या कहता है कि प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। क्लाउड वाज एसोसिएटेड विद यंग सन विच वाज स्पिनिंग स्लोली। ये सन है जो कि स्लोली स्पिन कर रहा है और इसके आसपास जो कि प्लैनेट आप देख रहे हैं वो स्पिन करे जा रहे हैं। तो ये नेबुलर का कहना था। तो सेकंड जो रिवाइव्ड नेबुलर हाइपोथेसिस आया है वो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो यहाँ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बिग बैंग थ्योरी से इसके बाद ही पूछता है। तो बिग बैंग थ्योरी, जो कि ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। मतलब आज इतना बड़ा है तो कल आने वाले वक्त में ये और एक्सपैंड ही करता जा रहा है। ये नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद बिग बैंग थ्योरी का कहना है। बिग बैंग एक्सप्लोजन लेड टू अ रैपिड एक्सपेंशन क्रिएटिंग द यूनिवर्स। इसका कहना है कि ये देखिए, पहले एक सॉलिड पार्टिकल हुआ करता था, वो एक्सप्लोड किया, जिसकी वजह से प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड और वेरियस जो आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ दिख रही हैं, ये बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि एक्सप्लोजन के बाद बनी हैं। यूनिवर्स टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ के बाद धीरे धीरे प्लैनेट्स जो कि पहले काफ़ी गर्म हुआ करते थे अब ठंडे हुए, तो उसके नेचुरल फॉर्मेशन के बाद अब अपने प्रेजेंट फॉर्म में आए हैं। जैसे कि अर्थ है, यहाँ पर लिविंग कंडीशन इसलिए हैं क्योंकि ये पहले काफ़ी गर्म हुआ करती थी, लेकिन आज ये काफ़ी ठंडी हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मेनली थ्योरीज थी, जहाँ से 2 थ्योरीज पूछी जाती हैं, पहला नेबुलर और सेकंड है बिग बैंग थ्योरी। सेकंड, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें कहा जाता है मेनली सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। ये बेसिक से बात है, आप सभी जानते हैं कि 8 प्लैनेट्स होते हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। इट फॉर्म्ड फ्रॉम अ कोलैप्सिंग नेबुला अबाउट 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। इस थ्योरी के हिसाब से सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। प्लैनेट फॉर्म्स अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो। उसके बाद जब वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो वो प्लैनेट्स का फॉर्म लेते हैं। तो प्लैनेट्स 4.6 बिलियन ईयर्स अगो उसमें इनका फॉर्मेशन चालू हो जाता है। सोलर सिस्टम में आप जानते हैं कि द सिस्टम कंटेन्स द सन, 8 प्लैनेट, 63 मून्स, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड गैसेस। हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर पे सन है, उसके अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, 8 के 8 प्लैनेट। और टोटल सोलर सिस्टम में 63 मून्स जो कि काउंट करे गए हैं मेनली हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट गैसेस तो प्रेजेंट ही। ये सब मिलके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन सोलर सिस्टम का होता है, इसमें प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन है कि एक इमेजिनरी लाइन मान ली गई है, ठीक है। उसके अंदर के जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें इनर प्लैनेट कहा गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इसके बाहर के जो प्लैनेट हैं उनको जोवियन प्लैनेट कहा गया है। जोवियन प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून,
इन्हें हम आउटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मरकरी, वीनस, अर्थ मास इनर प्लैनेट है। अर्थ लाइक मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स, और इनकी मेन खासियत ये होती है कि इनर प्लैनेट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आउटर प्लैनेट पे अगर हम आते हैं तो 4 प्लैनेट ये मैंने आपको बताए हैं, और ये एक साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, हैव थिक एटमॉस्फेयर, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होती है इन प्लैनेट्स में। तभी एक यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि स्मॉलर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कुडंट होल्ड लाइटर गैसेस, मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि जो जोवियन प्लैनेट है उसमें ग्रेविटी कम होने की वजह से ये गैसेस को आसानी से होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लाइट गैसेस होने की वजह से उनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम सन, जैसे जैसे हम सन से दूर होते जाते हैं डिस्टेंस बढ़ता जाता है, सिंपल सी बात है, ये फैक्ट है। तो इनर प्लैनेट जो होते हैं उनका टेम्परेचर लगभग ज़्यादा होता है, आउटर प्लैनेट का टेम्परेचर लगभग कम होता है क्योंकि वो दूर होते हैं। सोलर विंड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर नियर द सन ब्लेव अवे गैसेस फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जितने प्लैनेट जो इनर प्लैनेट है मैक्सिमम उन पे सोलर रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो और सोलर विंड भी इन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि वो नज़दीक हैं, और आउटर प्लैनेट पे ऐसी कोई खासा कोई बात नहीं है। अदर फैक्ट, एक यहाँ पर एक एडिशनल फैक्ट लिखा गया दैट ऑल प्लैनेट्स फॉर्म अराउंड 4.6 बिलियन अगो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो ये कुछ प्लैनेट्स के बारे में है, ये बेसिक चीज़ है जो प्लैनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि, और इसमें आपको एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जो अर्थ का ट्विन है उसे वीनस कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार वीनस को कहा जाता है। तो ये, और जो एक प्लैनेट जो है जो सारे के सारे प्लैनेट्स की अपोजिट स्पिन में रिवॉल्व करता है, वो कौन सा प्लैनेट है फ्रेंड्स? वो भी वीनस ही है। तो वीनस के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। और फ्रेंड्स, इसरो एक लॉन्च भी करने वाला है अपना प्रोग्राम स्पेशली फॉर वीनस, जिसका नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये, और ये कब लॉन्च हो सकता है, इसकी प्रोबेबल ईयर डेट भी बताइए हमें। तो इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, और मोस्टली अगर पूछेगा तो वीनस के आसपास ही पूछेगा, क्योंकि हम इसरो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन वहाँ प्लान कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वीनस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप इसको वीनस को ध्यान रखिएगा। अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का एक ब्रीफ रिव्यू इसमें मैंने दिया है, देखिए आप। इसमें मरकरी के बारे में बताया गया है दैट मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, इट हैज़ अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 427 डिग्री सेल्सियस on its sides facing to sun and -270 डिग्री सेल्सियस on its dark side. It has no atmosphere. ये मरकरी है फ्रेंड्स, और ये सन है। तो सन की जो डायरेक्शन में जो मरकरी का हिस्सा फेस करता है उसका टेम्परेचर अराउंड 427 डिग्री सेल्सियस है, और इसके अपोजिट जहाँ पर सूरज की रोशनी फ़िलहाल नहीं पहुँच पाती है उसका टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना रहती है। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा कि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। आगे हम वीनस के बारे में बात कर लेते हैं। वीनस इज़ क्लोजेस्ट नेबर टू अर्थ, सिंपल सी बात है, ये है मरकरी और ये अर्थ है, और इसके बीच में वीनस है और ये हमारा सन है। तो ये है वीनस, जिसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, और ये अर्थ का करीबी पड़ोसी भी है। इट इज़ अबाउट 40 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। It is extremely hot planet with a temperature of 480 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रीमली हॉट होता है, इसका टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इट्स एटमॉस्फेयर हैज़ 96% कार्बन। वीनस के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और पॉइजनस गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स, ये था वीनस के बारे में। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखना है। वीनस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए थर्ड प्लैनेट के बारे में, अर्थ। अब अर्थ के बारे में हमें आपको क्या ही बताना है, उसके बारे में डिटेल से आगे हम लेक्चर्स के बारे में कवर करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि अर्थ 3rd नंबर का प्लैनेट है, और जहाँ पर हम
रह रहे हैं फाइनली, उसको अर्थ कहते हैं। उसके बाद अब फोर्थ प्लैनेट के बारे में इस पे इंफॉर्मेशन नहीं मैं दे पाया हूँ, तो उसके लिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ। वो है मार्स। फ्रेंड, मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन है दैट मार्स इज़ क्लोज टू अर्थ। पहला है कि ये 4th नंबर का प्लैनेट है और ये अर्थ के नज़दीक लाई करता है 4th नंबर पे, और इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और एक पॉइंट ये है, इट हैज़ 95% कार्बन मोनोऑक्साइड एंड रेडिश डस्ट इसमें प्रेजेंट होता है। और एक पॉइंट और है, डैट इट इज़ रिलेटिवली अ वेरी कोल्ड प्लैनेट एज ऑफ नाउ, द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट हैज़ नॉट बीन कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश्ड। अभी अगर ये देखा जाए, इसको रेड प्लैनेट तो कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है, ठीक है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी कोल्ड प्लैनेट है, और अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें लाइफ का प्रेजेंस हम ढूंढ नहीं पाए हैं। नासा ने अभी एक मिशन लॉन्च किया था जहां पर उसका रोवर भी लैंड किया था, और उन्होंने पता किया था कि लाइफ इसमें फॉर्म होती है, कि लाइफ यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है। तो फ़िलहाल तो हमें अभी इसके कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। अगर आगे फ्यूचर में अगर कुछ मिलते हैं तो प्रोबेबली ये अर्थ के रहने वाले प्राणियों के लिए काफ़ी एक मतलब अच्छी सुखद बात होगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अर्थ भी ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। तो हमें अलग से देखना ही पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए कि हम कहाँ रह सकते हैं आगे चल के, और फ्यूचर में पॉसिबल भी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा मतलब बिल्कुल नज़र बना के रखिएगा कि ऐसा कुछ नया होता है तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो अब उसके बाद हम मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स कर चुके हैं। उसके बाद जुपिटर के बारे में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और इट इज़ मेनली अ रैपिडली स्पिनिंग बॉल ऑफ गैस। मैंने आपको बताया था कि आउटर प्लैनेट सब गैसियस होते हैं, तो ये भी मोस्टली एक गैस का समझिए एक गुब्बारा है जो कि रैपिडली रिवॉल्व कर रहा है। स्पेशली क्लाउड्स ऑफ अमोनिया हैज़ इसमें प्रेजेंट हैं, और इसका कोई भी पार्ट सॉलिड सरफेस नहीं है एज़ पर आर इंफॉर्मेशन, अभी तक इसका यहाँ पता चला है। और जुपिटर के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, यहाँ पर रिपीटिशन हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगले प्लैनेट के बारे में चलते हैं। सैटर्न। सैटर्न कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। इट्स एटमॉस्फेयर हैज़ 90% नाइट्रोजन एंड अ टेम्परेचर ऑफ -184 डिग्री सेल्सियस। सैटर्न एक गैसियस प्लैनेट है। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, माइनस में है, मेनली -184 डिग्री सेल्सियस एवरेज देखा गया है। इट इज़ also made up of hydrogen cyanide, which is highly poisonous gas. It is characterized by a ring that surrounds it. सैटर्न के आसपास आपने देखा होगा कि रिंग फॉर्मेशन होता है। तो रिंग फॉर्मेशन मेनली ये कॉमेट्स और जो गैसेस पार्टिकल्स का होता है, ये उसके फॉर्मेशन की वजह से सैटर्न की रिंग्स दिखाई पड़ती है। जुपिटर और सैटर्न के पास नेचुरल मून्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप मुझे ये कमेंट में बताइए कि जुपिटर के पास कितने मून्स है और सैटर्न के पास कितने मून हैं। आगे चलते हैं हम यूरेनस। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट प्लैनेट पे। यूरेनस इज़ ऑल्सो अ वेरी कोल्ड प्लैनेट। यूरेनस लगभग सबसे दूरी पर है, और एंड द 7th इन द ऑर्डर ऑफ द सन। यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये 7th प्लैनेट है यूरेनस। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको नहीं गैदर करनी है, ना आपको ज़्यादा पूछेगा। और इसके बाद अगला प्लैनेट आता है, वो है नेपच्यून, जो कि लास्ट प्लैनेट है फॉर्मली, क्योंकि इसके बाद वीनस भी था। तो अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वीनस है लास्ट या नहीं है, तो कंट्रोवर्सी में बिना पढ़े आपको टिक कर देना है। अगर उसमें नेपच्यून दे रखा है तो नेपच्यून भी आपको टिक करना है, क्योंकि दोनों में अभी भी एक कंट्रोवर्सी है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। एग्ज़ाम में दोनों करेक्ट मानेगा वो। नेपच्यून इज़ मच स्मॉलर दैन अर्थ, cold and dark with its surface coated with frozen methane। मेनली आपको ये याद रखना है कि इसकी सरफेस में मीथेन
का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये नेपच्यून के बारे में है। तो यहाँ प्लैनेट्स के बारे में हम ख़त्म करते हैं। आइए आगे आप बात करता हूँ कि अब हम अर्थ के स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अर्थ मेनली डिवाइड होती है 3 पार्ट में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फ्रेंड्स, ये क्रस्ट है और उसके अंदर का ये पोर्शन जो कि है मेंटल, और थर्ड जो है ये कोर। अर्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन शेल्स। इट इज़ वेरी थिन एंड ब्रिटल। क्रस्ट काफ़ी थिन होती है और हार्ड होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेंटल आती है और थर्ड पे द कोर आती है। द कोर ऑफ द अर्थ ओनली ऑक्युपाइज 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, whereas the mantle occupies 84%, crust occupies 1%। crust 1% ऑफ द टोटल पार्ट का माना जाता है और मेंटल को 15% नहीं, मेंटल को 84% और कोर आपका 15% ऑफ द टोटल इंटीरियर पार्ट में से होता है। तो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद में आता हूँ। अभी आप ये देख लीजिए कि हमको मेनली इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है कि यहाँ क्रस्ट है, यहाँ मेंटल है, यहाँ कोर है, यहाँ आउटर कोर है, यहाँ इनर कोर है। कैसे पता चला इसके बारे में? तो इसकी 2 तरीके से हमें पता चलता है, एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और सेकंड है इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में सरफेस रॉक, जो कि रॉक है, ठीक है, उस रॉक को स्टडी करके साइंटिस्ट पता करते हैं मेनली लेबोरेटरीज़ में कि ये रॉक्स कितने पुराने हैं। तो ये इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनकी शेल कितनी है, इनके हार्डनेस क्या है, इनकी इनर हार्डनेस क्या है। तो इसकी वजह से हमें अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाते हैं कि ऐसे अर्थ भी सेम हो सकती है जहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर डिवाइडेड है। और सेकेंड चीज़ है माइनिंग से जो रॉक्स निकलते हैं उनको स्टडी करने के बाद हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। और रॉक्स जो माइन होते हैं, ठीक है, इसमें एक चीज़ दिया गया है कि वर्ल्ड डीपेस्ट माइनिंग इज़ लिमिटेड ओनली टू द डेप्थ ऑफ टावर देन 5 किलोमीटर। 5 से 6 किलोमीटर मैक्सिमम अर्थ की माइनिंग हम आज तक कर पाए हैं। तो वहाँ से हमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हम पता कर पाए हैं, डायरेक्टली गैदर कर पाए हैं कि अर्थ के नीचे का जो एटमॉस्फेयर है या फिर जो रॉक का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से है। और थर्ड है वॉल्केनिक इरप्शन। फ्रेंड्स, वॉल्केनिक इरप्शन एक मेजर पार्ट प्ले करता है अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में, और उसको अपने पता लगाने में साइंटिस्ट इसको मेनली स्टडी जरूर करते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्बिट डायरेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द लेबोरेटरी एनालिसिस थ्रोन ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग एन इरप्शन। इरप्शन के दौरान जो रॉक्स डेब्रीज निकलती हैं उनको साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और वहाँ से पता करते हैं कि अंदर के रॉक फॉर्मेशन किस तरीके से हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में मेटियोर्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सीस्मिक एक्टिविटी, इनके चारों के थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जिसमें मेनली सीस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। इससे हम मैक्सिमम जो आपने सुनी होंगी पी वेव, सेकेंडरी वेव, लॉन्ग वेव, ये सब हम जो वेव्स, सीस्मिक वेव्स जो कि अर्थ में हम लोग इंजेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की जो सीस्मिक वेव्स को हम स्टडी करते हैं उससे हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। अब इससे रिलेटेड हम पता कर लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा किया क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये तो एक बेसिक आइडिया था, रफ आइडिया था। इसको मेनली आपको ऐसे स्टडी करना है। देखिए, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, इनर कोर। फ्रेंड्स, हम अर्थ की जो क्रस्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, और मेंटल को इसी तरीके से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, और कोर को इसी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर में। तो अपर
क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी लाइन, इमेजिनरी लाइन है, उसको कॉनराड कहते हैं। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी लाइन है, उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन कहते हैं। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी लाइन को रेपिटेटिव लाइन कहते हैं। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में कहते हैं गटनबर्ग, और आउटर कोर और इनर के बीच में लेमैन। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, यहाँ से आपको वो सीरियल ऑर्डर भी पूछ सकता है और आपसे ये भी स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है कि क्या अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ऐसे पूछेगा आपसे। तो ये गलत है क्योंकि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनराड है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कॉनराड, मोहो, रेपिटेटी, गटनबर्ग, लेमैन। तो इसको मैंने एक निमोनिक से याद किया था अपने तैयारी करते वक्त, चाचा मेरा रेडियो घर से लाना। से कोई मतलब नहीं है, चाचा मेरा रेडियो घर से लाना। सी मीन्स कॉनराड, एम मीन्स मोहो, आर मीन्स रेप्टी, जी मीन गटनबर्ग, एल मीन लेमैन। और आपको ये पता होना चाहिए कि अपर, ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं कि अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल, लोअर मेंटल आउटर कोर, आउटर कोर इनर कोर। ये आप बेसिकली अगर अरेंज करेंगे तो आप ये कभी भूलेंगे नहीं। तो ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है, जहाँ से यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इससे पूछेगा तो यहाँ से ज़रूर पूछेगा, गारंटी है। स्टेटमेंट वाइज पूछेगा तो एक स्टेटमेंट इनमें से ज़रूर डालने ही वाला है। तो आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, सीरियल ऑर्डर भी और कौन कहाँ लाई करती है। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों इसमें देखा जाता है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट के जो दो तरीके से क्रस्ट डिवाइड होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, एक ओशियानिक क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसिकली सियाल के थ्रू फॉर्मेशन होता है। इसका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाता है, और ओशियानिक क्रस्ट में सीमा फॉर्मेशन, मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसिकली 30 मीटर थिक होती है, और ओशियानिक क्रस्ट आपकी 5 किलोमीटर थिक होती है। मतलब ओशियानिक क्रस्ट आपकी पतली होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी मोटी होती है। तो मुझे ये बताइए आप ये कमेंट सेक्शन में कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में से कौन से क्रस्ट की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। फॉर्मूला ये आपके सामने रहा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओशियानिक क्रस्ट की वॉल्यूम आपका कम है, 5 ही किलोमीटर है, तो ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सियाल के थ्रू फॉर्मेशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होता है, ओशियानिक क्रस्ट का सीमा के थ्रू होता है, और डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है यहाँ से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड बताया गया है कि मेंटल के बारे में, कि जो मेंटल होता है वो 84% ऑफ द वॉल्यूम होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि, और ये 2900 किलोमीटर थिक होती है। डेंसिटी इसकी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका फॉर्मेशन भी सीमा में होता है, मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम में। इसी के बीच में एक लेयर फॉर्मेशन होती है एस्टेनोस्फीयर के। एस्टेनोस्फीयर मेनली मोल्टन फॉर्म में होता है। मोल्टन फॉर्म में होता है, वीक मैग्मा सोर्स होता है, अप टू 400 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है, और यहाँ से मैक्सिमम वोल्केनो इरप्शन होता है। ये हमने कैसे पता किया, ये हमने जो रेस अर्थ के क्रस्ट के ऊपर से हमने छोड़ी हैं, तो वहाँ पर हम जब डिस्टर्बेंस होती है तब पता चला हमको कि हाँ, ये 400 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। इसी को एस्टेनोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि ये मोल्टन लावा के फॉर्म में होता है। ये मेंटल में लाई करता है। और उसके बाद हम आते हैं लोअर मेंटल। लोअर मेंटल फ्रेंड्स मोस्टली आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तो क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, मेंटल और लोअर मेंटल को हमने देख लिया। उसके बाद अब आ जाइए कोर के बारे में। तो कोर के बारे में बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी है फ्रेंड्स, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कोर को लेके, कि जो कोर होता है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होती है। इस कोर कहते हैं, विच इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर इन रेडियस। इसका रेडियस अप्रॉक्स 3500 किलोमीटर पहुंच जाता है, क्योंकि ये सबसे नीचे होती है तो इतनी डिस्टेंस तो हो ही जाती है, बेसिक सी बात है। द कोर मेंटल बाउंड्री इज़ लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। कोर मेंटल की जो बाउंड्री, मतलब कि
ये आपके आउटर कोर और ये मेंटल कोर की ये जो बाउंड्री है इसका डिस्टेंस 2900 किलोमीटर होता है, ये मेनली कहना चाह रहा है। द कोर कंसिस्ट ऑफ 2 सब लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। और जो कोर की जो डेंसिटी होती है वह अप्रॉक्स होती है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और द डेंसिटी वैल्यू इज़ अराउंड 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जितना हम गहराई में ज़्यादा जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी और एक लिमिट के बाद इसकी डेंसिटी आपकी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। और इस लेयर को निफे लेयर भी कहा जाता है। निफे लेयर निकल और फेरस के फॉर्मेशन के थ्रू इसका लेयर होता है। तो यहाँ निकल और फेरस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है कोर में, तो ये आपको ये याद रखना है। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि कोर, मैंने आपको बताया था कि अर्थ के वॉल्यूम का 15% ऑफ द टोटल होता है, ये आपको याद रखना है। तो कोर से आपको बेसिकली यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमने जो लेक्चर कवर किया है, थ्योरीज सोलर सिस्टम के बारे में जाना, उसके बाद हमने अर्थ के बारे में जाना, अर्थ की जो लेयर्स होती हैं डिफरेंट उसके बारे में जाना। तो बेसिकली अगर आप ये वीडियो ढंग से कर रहे हैं और नोट्स भी अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम हद तक पोर्शन कवर हो जाएगा। इससे बाहर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको एलिमिनेट करके अच्छे से उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इस लेक्चर के 4-5 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर भी आपको करवाऊंगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर फॉलो करना। वहाँ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड में हम सेकेंड लेक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थर्ड वीडियो करेंगे। 10 से 15 वीडियोस में ये पूरे आपके लेक्चर्स कवर करा देंगे जहाँ से आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ये कोर कॉन्सेप्ट्स है दोस्तों, इसको आपको पता ज़रूर करना होना चाहिए और इससे अच्छे से रिवाइज कीजिए और नोट्स बना लीजिए यहाँ से। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।